अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। ये हमारा जो है थीम 1 का पार्ट 2 चल रहा है। MGT 602 का पार्ट 1 हमने पहले कर लिया था। अगर आपने पार्ट 1 वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया था, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, एक इलाका या एक कंपनी, उसके अंदर जितनी भी कंजम्पशंस या प्रोडक्शंस हो रही हैं किस चीज़ की, उससे आपके इलाके को या उस कंपनी जो है उसको कितनी अमाउंट मिल रही है, ठीक है, कितनी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है, वो इकॉनमी होती है। यानी कि एक कंपनी है, अगर वो काम कर रही है, उसके अंदर कुछ कंजप्शन हो रही है, प्रोडक्शंस हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुछ आउटपुट भी दे रही होगी। तो वो क्या आउटपुट दे रही है, वो कितनी मनी क्रिएट कर रही है, वो जो है इकॉनमी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ आता है कि इकॉनमी की 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। वो 3 कौन सी हैं? सबसे पहली जो है वो फैक्टर ड्रिवन इकॉनमी है, दूसरी एफिशिएंसी ड्रिवन इकॉनमी है, और थर्ड वन जो है वो है इनोवेशन ड्रिवन इकॉनमी। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं फैक्टर ड्रिवन इकॉनमी में। फैक्टर ड्रिवन इकॉनमी कौन सी होती है? ऐसी इकॉनमी जो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड पे डिपेंड कर रही होती है, जिसकी एग्जांपल आप पाकिस्तान ले सकते हैं। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही होती है। हमारी मोस्ट ऑफ द इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो ऐसी इकॉनमी जो नेचर पे डिपेंड कर रही हो, जिसमें अभी कोई इनोवेशन नहीं आई, जिसके अंदर जिसने अभी तरक्की नहीं स्टार्ट की, तो वो फैक्टर ड्रिवन इकॉनमी होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंसी ड्रिवन फेज। एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमी, ये ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर इनोवेशन आ गई है, लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, अभी बहुत कम है, स्टार्ट हो गई है लेकिन उसमें इनोवेशन, अब वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं कर रहा, अब वो जो है इनोवेशन के अंदर आ गया है। अब उसने यानी कि स्टार्टिंग कर दी है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसने स्टार्ट कर दी है इनोवेशन। ठीक है। तो वो होती है एफिशिएंसी ड्रिवन फेज। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया की। इंडिया में अब जो है वो इनोवेशन स्टार्ट हो गई है, वो टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। अब उनका जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं रहा, तो वो जो है वो एफिशिएंसी ड्रिवन फेज है, या आप समझ लें कि एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमी हो गया। ठीक है। इसकी जो उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारे पास नहीं दी हुई, ओके ठीक है, आप इंडिया की एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इनोवेशन ड्रिवन फेज़। इनोवेशन ड्रिवन फेज़ कौन सा है? ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे इनोवेशन आ गई हुई है। अब जो मतलब जिन्हें हम कहते हैं कि इन ममालिक ने फुल तरक्की कर ली हुई है, जहाँ सारा काम ही इनोवेशन और नॉलेज से हो रहा है, तो वो जो है इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी कंट्री होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनका फेज़ जो है वो इनोवेशन ड्रिवन फेज़ है। इसकी एग्जांपल आप चाइना ले सकते हैं। चाइना जो है उसने वो इनोवेशन ड्रिवन फेज़ है। उसके बाद अमेरिका, जापान, ये जो हैं ये आपके पास इनोवेशन ड्रिवन फेज़ है। ठीक है। अब हमारे पास नीचे क्या है कि कहते हैं कि जो इनोवेशन है, जब हम इनोवेशन कर रहे होते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका इकोनॉमिक पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता है उसका। देखिए, जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होती है तो उससे क्या होता है कि इनोवेशन हब्स बनते हैं, फिर उसमें जॉब क्रिएट्स होती हैं, बहुत से लोगों को न्यू जॉब्स मिलती हैं, फिर आपकी जो नेशनल इनकम है, जब एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज़ होगी तो आपकी नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो सोशल क्रिएट करती है। ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं या लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को डायरेक्ट करती है वो। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो होते हैं उनको फेस करती है, और उसके अलावा सोशल वैल्यूज़ को भी क्रिएट करती है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये सारे इसके फ़ायदे लिखे हुए हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का? इंफॉर्मेशन इज़ अ ग्रेट रिसोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देखें, जब भी आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपने चाहे बेसिक प्लानिंग करनी है या आपने कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तब ही आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन इज़ अ ग्रेट रिसोर्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स फॉर बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग।
तो यहाँ पे GEI यानी कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स उन्होंने बताया हुआ है, ये मेजर करता है इकोसिस्टम को नेशनल और रीजनल लेवल पर, ठीक है ना। आपके पूरे मुल्क का जो है ये आपको इंडेक्स दिखा सकता है कि आपने कितनी इनोवेशन की है आपके मुल्क में, कितनी इनोवेशन की है या कितना वो कैसा काम कर रही है, ठीक है। रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे ये इंडेक्स दिखाता है हमें GEI, ठीक है। आप इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, तो इकोसिस्टम क्या होता है, आप किसी माहौल के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, जैसे आप खुद, आपके कस्टमर्स, आपके जो कम्पिटिटर्स हैं, या आपका सूबा या आपका मुल्क, ये सारा कुछ आपके साथ कनेक्ट होता है, तो ये टोटल मिला के ये आपका इकोसिस्टम बनता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ ये देखें 14 पिलर्स हमें बताए हुए हैं। ये 14 पिलर्स जो हैं इकोसिस्टम के पिलर्स हैं, यानी कि जो हमने देखा था ना इंडेक्स, वो भी इन चीज़ों को शो करता है कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान का इंडेक्स, तो वो बताएगा कि यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे लोगों में स्टार्टअप स्किल्स कितनी हैं, लोग नया बिज़नेस कितना स्टार्ट करते हैं, लोगों में जो है वो रिस्क एक्सेप्टेंस कितनी है, यानी कि लोगों के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो रिस्क लें और फिर काम करें। उसके बाद जो है वो लोग नेटवर्किंग कैसे करते हैं, कल्चर को सपोर्ट कितना करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 14 पिलर्स हैं ये जो लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन और ये सारे, तो ये वो इंडेक्स में हमें बताए जाते हैं कि आखिर जो है वो कोई मुल्क या कोई रीजन जो है वो किस हद तक काम कर रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आखिर एक इंसान जो है वो एंटरप्रेन्योर बनना क्यों चाहता है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। यहाँ सबसे पहली वजह जो है वो कहता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी क्रिएटिविटी आपके जॉब के साथ फिट नहीं आ रही। मसलन आप जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी की जा सकती है, ये चीज़ जो है इससे इम्प्रूव की जा सकती है, लेकिन आपको अलाउ नहीं किया जाता वो काम करना, या आपको लगता है कि ये बेस्ट किया जा सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। आपकी जॉब जो है वो आपको अलाउ नहीं करती, तो इसका मतलब है कि आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन आपकी जॉब के साथ वो चीज़ फिट नहीं आ रही। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि भाई हम जॉब छोड़ देते हैं और फिर वो खुद से अपनी उस क्रिएटिविटी के दम पे अपना काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये एक वजह होती है जिसकी वजह से लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। उसके बाद सेकंड रीज़न आ जाती है। सेकंड रीज़न में वो कहता है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते, हम एक टाइमिंग के अंदर बाउंड नहीं होना चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह हो कि हमने सुबह 9 बजे जाना है और 5 बजे ही वापस आएंगे, हमारा बाउंड टाइमलाइन नहीं चाहते वो। तो ऐसे लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो कुछ जो है इनोवेशन करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसी तरह थर्ड रीज़न क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि बी देयर ऑन बॉस, भाई हमें किसी का हुक्म नहीं सुनना, हमें जो करना है वो खुद करना है, हम किसी को लीड तो करेंगे लेकिन हम जो है इस तरह नहीं हो सकता कि हम लोगों की बातें मानते रहे, और हमने अपने डिसीजन खुद लेने हैं, हमने अपनी प्लानिंग, अपनी एग्जीक्यूशन सब कुछ खुद करना है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और वो इस बेस पे करते हैं कि बी देयर ऑन बॉस। अब इसकी चौथी रीज़न क्या हो सकती है कि एंटरप्रेन्योर जो हैं वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं। ऐसे लोग जो एक्टिव लर्नर्स होते हैं, जो कुछ हाई लेवल लर्निंग रखते हैं, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं, क्विकली समझ लेते हैं और फिर वो कम टाइम फ्रेम के अंदर जो है अपना काम जल्दी कर लेते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, हम जो लर्निंग करते हैं हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ रीज़न आ जाती है लोग एंटरप्रेन्योर क्यों बनते हैं। उसकी वजह ये है कि लोगों के पास जो हैं वो आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि जो हमारे आइडियाज़ हैं हम उन्हीं को जो है बिज़नेस में ले कन्वर्ट करें, हमारे जो आइडियाज़ हैं हम उन पर इनोवेशंस करें, हम उन्हें अपने बिज़नेस में कन्वर्ट करें। तो ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। उसके बाद सिक्स रीज़न है, वो कहते हैं कि कुछ लोगों को अपने जो हैं इतने इनोवेटिव होते हैं
कि उनके आइडिया से लोगों को लगता है कि भाई नहीं, ये तो काम हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर वो उस पे डट जाते हैं और आखिरकार वो जब उसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनके आइडियाज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, कोई दूसरे लोग उन पे बिलीव ही नहीं कर रहे होते, वो उसको प्रूव करने की खातिर जो है एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। उसके बाद 7 रीज़न आता है, वो कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड अर्निंग करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम एक ख़ास सैलरी के अंदर काम करें, हम अनलिमिटेड अर्निंग करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया को चेंज करने का अज़म रखते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को चेंज करेंगे, सिर्फ हमारे बिज़नेस से हम ही नहीं दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं, तो वो लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। उसके बाद है 9th रीज़न, जिसमें वो कहता है कि कुछ लोग होते हैं जो काम से रिटायर नहीं होना चाहते। वो कहते हैं कि हम काम करते रहें, ऐसा ना हो कि हम कुछ देर काम करें और फिर अब ऐसा है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो हमें काम से छुट्टी दे दी जाए। बल्कि हम कभी बूढ़े नहीं होना चाहते, हम हमेशा काम करना चाहते हैं, तो वो लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। इसी तरह 10 रीज़न है, 10th रीज़न में वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर में अब आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योर के लिए आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना चाहिए। यानी कि पढ़े बगैर आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, बस आपके पास बेसिक स्किल्स होनी चाहिए तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास 11 रीज़न आती है, वो कहता है कि अपनी खुद की फ़िल्म आप बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मैं आज़ादी से काम करूं, मेरी अपनी ज़िम्मेदारियां हों जिन्हें मैं फुलफ़िल करूं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और इसकी लास्ट 12 रीज़न ये है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ अचीव करने की सेंस होती है उनमें। वो कहते हैं कि हम अपनी एक स्टोरी क्रिएट करें, हम कोई ऐसी चीज़ अचीव करें, हम अपना गोल अचीव करें, तो वो लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाती हैं कॉमन मिथ्स। अब मिथ्स क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जो लोग, गलत फहमियाँ जिसे हम कहते हैं ना, कि लोगों के जहनों में कुछ ऐसी चीज़ें बैठी होती हैं कि जी एंटरप्रेन्योर तो इस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो हम उनके बारे में कॉमन मिथ्स देखेंगे क्या होती हैं, कि कौन कौन सी गलत फहमियाँ हैं जो लोगों के जहनों में या लोगों के दिलों में बैठी होती हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इस तरह की शख्सियात होती हैं। अब एक जो सबसे बड़ी मिथ लोगों के ज़हन में होती है वो ये होती है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न एंड दे कैन नॉट बी मेड। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो पैदाइशी एंटरप्रेन्योर होता है, उसे पढ़ा के या उसे बता के एंटरप्रेन्योर नहीं बनाया जाता। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके बच्चे भी यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बच्चे भी आगे जाके बिजनेसमैन बन जाते हैं, या जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं तो उनके बच्चे एक्टर बन जाते हैं। ठीक है, कुछ जेनेटिक बैकग्राउंड होता है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल इन्वामेंट भी डिपेंड करता है। आप किस इन्वामेंट में रह रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस तरह की चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं, या आपकी अपनी इनोवेटिव एबिलिटी क्या है, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में ये सोच रखना कि भाई वो तो पैदाइशी एंटरप्रेन्योर होते हैं, अगर कोई पैदाइशी एंटरप्रेन्योर नहीं है तो उसे एंटरप्रेन्योर बनाया ही नहीं जा सकता, ये एक गलत सोच है, ये मिथ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी हाई रिस्क टेकर्स। कहा जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, क्योंकि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं, रिस्क लेते हैं, रिस्क लेते हैं। तो कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, एंटरप्रेन्योर्स रिस्क ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पे रिस्क लेते हैं जहाँ पे वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हों, उस रिस्क को ओवरकम कर सकते हों, उन्हें लगता हो कि वो इस चीज़ को कवर अप कर लेंगे, वो जिस चीज़ को मैनेज कर सकते हों वहाँ पे रिस्क लेते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अब एंटरप्रेन्योर जो हैं वो पागल होते हैं, कहीं भी जहाँ उन्हें नज़र आए अब वो बस रिस्क ले लें। नहीं, उनके लिए एक ख़ास जगह होती है, वो अपनी जो है इनोवेशन के हिसाब से रिस्क लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो थर्ड मिथ है इनोवेटर्स के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स आर प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय मनी। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका सबसे पहला मिशन जो है वो पैसा होता है। यानी कि जो लोग एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो बस पैसा पैसा करते रहते हैं, जिन्हें पैसा चाहिए होता है तो वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ऐसी बात नहीं है। जितनी भी रिसर्चेस की गई हैं वो ये प्रूव करती हैं कि किसी भी एंटरप्रेन्योर का पहला मिशन, प्रायोरिटी जो है उसका वो पैसा नहीं होता। वो लोग जो हैं वो अपने आइडियाज़ की बेस पे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, या हमने बहुत सारी रीज़न देखी जिस रीज़न से वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम, बहुत रेयर होता है कि कोई पर्सन जो है वो पैसे की वजह से बन रहा हो। ठीक है ना। तो ये गलत सोच है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पैसे की वजह से मोटिवेट होते हैं। उसके बाद जो फोर्थ मिथ है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स आर ओवरवेल्म्ड बाय देयर ओन आइडियाज़ एंड डू नॉट लिसन टू द एडवाइसेस। कि कहा जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अब उनके पास अपने बहुत आइडियाज़ होते हैं तो वो किसी की कोई बात नहीं सुनते, किसी की एडवाइस नहीं लेते। वो कहते हैं कि जी जो हमारा आइडिया है, जो हम कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योर्स एडवाइसेस लेते हैं, जो लोग उनसे सीनियर होते हैं वो उनकी बात ज़रूर सुनते हैं। इसीलिए तो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं ताकि उन्हें गाइड किया जा सके। तो हम ये नहीं कह सकते कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो किसी की एडवाइस नहीं सुनते। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ मिथ आती है, वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर हाई टेक वाइजर्स। कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। एंटरप्रेन्योर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इल्म होता है, और फिर वो जो हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स होती हैं, जिनका आईटी बैकग्राउंड होता है, तो वो लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बिज़नेस का बेसिक नॉलेज है, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उसके बाद सिक्स मिथ जो है, कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स लव द स्पॉटलाइट। अब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें बड़ा मज़ा आता है कि हम अपनी स्टोरियाँ सुनाएं लोगों को, और हम बताएं कि भाई हम तो इस तरह से बने और हमने ये किया वो किया। ऐसी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं होते। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जिनकी स्टोरीज हमें पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें स्पॉटलाइट से बहुत प्यार होता है एंटरप्रेन्योर्स को, बल्कि जो एंटरप्रेन्योर की स्टोरीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हैं कि अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। ये भी एक मिथ है। उसके बाद सेवन मिथ जो है वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी इन्वेंटर्स बिकॉज दे आर इनोवेटर्स। ऐसा नहीं होता। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिसने जो चीज़ इनोवेट कर रहा है तो वो उसे इन्वेंट भी करे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं राइट ब्रदर्स की, तो आपको पता है कि उन्होंने उड़ने का आइडिया दिया था, इंसान के उड़ने का आइडिया दिया था। यानी कि उन्होंने जहाज़ की इनोवेशन की थी, लेकिन वो उसके इन्वेंटर नहीं थे। उसे कमर्शलाइज लोगों को पैसेंजर्स के लिए एयरप्लेन जो थे वो तो बहुत बाद में कमर्शलाइज किए गए थे। उन्होंने सिर्फ आइडिया दिया था। ठीक है। उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने इन्वेंट तो किया था, लेकिन वो उसके जो थे कमर्शलाइज नहीं किया था उन्होंने। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो एंटरप्रेन्योर हैं अगर वो इनोवेटर्स हैं तो वो इन्वेंटर भी हों। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है एट मिथ, वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कहता है कि यू डोंट नीड टू अर्न डिग्री इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। कहता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें डिग्री की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। या मोस्टली ये कहा जाता है कि जो लोग पढ़ के एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं वो बन ही नहीं सकते। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ठीक है, आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, आप पढ़े बगैर बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने पढ़ लिया है तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। आपने बिज़नेस पढ़ लिया है तो आप कहें कि भाई पढ़ने के बाद तो कोई एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। ऐसा है कि आपको फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए होती है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर एक म्यूज़िशियन है, कोई इंसान है जिसके अंदर म्यूज़िशियन बनने का टैलेंट है, तो उसे बेसिक गाइडलाइन तो चाहिए होगी, ट्रेनिंग चाहिए होगी, तब ही वो म्यूज़िशियन बनेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी में बिज़नेस की स्किल्स हैं तो उन्हें उन्हें जो है उन स्किल्स को ट्रेनिंग के ज़रिए अच्छा बनाना होगा, तभी वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। अब हमारे पास नाइन्थ मिथ आ जाती है, कहता है इफ़ यू डोंट हैव मनी
यू कॉन्ट बी एन एंटरप्रेन्योर। कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। लेकिन ये बात हमने पहले भी देखी थी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है, ये सोचे बगैर कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं। उन्हीं रिसोर्सेज के लिए तो उसने रिस्क लेना होता है, उन्हीं रिसोर्सेज के लिए जो है उसने एफ़र्ट्स करनी होती हैं। तो जो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान के पास पैसे नहीं हैं वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। उसके बाद जो है 10th मिथ वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर्स आर यूजुअली यंग, सुपर जीनियस एंड सुपर एनर्जेटिक, काइंड ऑफ अ हीरो। लोग समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो एक किस्म के हीरो टाइप लोग होते हैं, जो बहुत ही यंग, सुपर जीनियस किस्म के लोग होते हैं, जिन सुपर एनर्जेटिक होते हैं, तो तब ही वो जो हैं एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ऐसा नहीं है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे KFC के जो फाउंडर हैं उन्होंने 65 की एज में KFC को स्टार्ट किया था। तो अब वो जो है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट चेन बन गई है फूड की। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जो एंटरप्रेन्योर है वो बहुत यंग हो, बहुत एनर्जेटिक हो। बस उसके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए और वो अपने आइडिया को सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी रखता हो। अब हमारे पास आ जाते हैं पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। कि जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो आपको उसके क्या फ़ायदे होंगे। ये मोस्टली हमने सारे पीछे पढ़ लिए हुए हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं। वो कहते हैं यू आर इन चार्ज ऑफ़ योर ओन डेस्टिनी। आप जो भी करेंगे आप उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे, आप अपना पाथ खुद सेलेक्ट करेंगे, आप अपना वेंचर जो है वो खुद क्रिएट करेंगे, आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वट एवर ही गेट्स प्रॉफिट और लॉस ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑन एक्ट्स एंड रिवार्ड्स। एंड पर आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते। जो कुछ भी है वो आपने खुद किया है, आपकी अपनी डिसीजंस की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी आप करेंगे वो खुद करेंगे, आपके हर एक चीज़ की जिम्मेदारी आप पर होगी। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो कहते हैं यू कैन बी एन इनोवेटर। यानी कि आप इनोवेटर बन सकते हैं। ज़ाहिर है आप कुछ इनोवेशन कर रहे होंगे, आप कोई रिस्क ले रहे हैं, आपकी जो इनोवेटिव या क्रिएटिव कैपेबिलिटी है वो आपको अर्ज करेगी कि आप कुछ यूनिक करें, आप कुछ जो है वो अच्छा करें, और आपकी रूट्स जो हैं वो फिर उसी पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ नो एज लिमिट। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एज लिमिट कोई नहीं होती, एज की लिमिट नहीं होती। ये हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखी थी। आपके पास बस एक अच्छा आइडिया और एंटरप्रेन्योर बनने की एबिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ वन है कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल खुद होता है। उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा। उसके बाद तो कहते हैं कि यू बिकम कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी। आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किस तरह कि आप इकोनॉमी को इंक्रीज़ करेंगे, आप जो है सोसाइटी के अंदर चेंजिंग्स ला सकते हैं, आप लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है इससे आप एक सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद 6 वन है पावर ऑफ पिवट। आपके अंदर जो है एक डिसीजन लेने की पावर होती है। आप जो है ऑटोनॉमियस डिसीजन ले सकते हैं अपने बिज़नेस के बारे में, और अपने बिज़नेस मॉडल को जब चाहें जैसा चाहें उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। उसके बाद है एक्सपीरियंस द पर्सनल ग्रोथ जॉय। अब जब आप बिज़नेस करते हैं, आप खुद से अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको उससे बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल होता है, जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। अगर आप किसी आइडिया में या आपके किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी टास्क में आप फेल भी हो जाते हैं, तब भी आपको उससे एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है। उसके बाद है यू बिकम एन एक्सपर्ट, अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। बहुत सारा काम करने के बाद आप एक एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, आप दूसरों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद 9th वन आ जाता है कि रेजिलियंस, रिकवरी एंड लर्निंग प्रोसेस। आप जो है लर्न करते रहते हैं। इन चीज़ों के अंदर आप अपने बिजनेस के पिटफॉल से बहुत कुछ लर्न करते हैं। 10th वन है फाइनेंशियल एंड पर्सनल रिवार्ड बिकम अ रोल मॉडल। जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो जाहिर है आपको पर्सनल रिवार्ड तो मिलेंगे और फाइनेंशियल रिवार्ड भी मिलेंगे।
और फिर आप लोगों के लिए रोल मॉडल भी बन जाते हैं। उसके बाद 11 है स्केड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। आपके पास स्केड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम होता है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कुछ लोग बनते भी सिर्फ इसीलिए हैं कि उन्हें जो है फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, अपने स्केड्यूल के अंदर फ्रीडम चाहिए होता है। वो 9 to 5 जो हैं वो बाउंड नहीं होना चाहते, तो ये जो है फ्रीडम आपको मिलता है। उसके बाद 12 है, वो कहता है वर्क विद पीपल यू लाइक। आप उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है। जो आपको नहीं पसंद आप उनके साथ काम ना करें, ये जो है फ़ैसला भी आप पर होता है। तो आप उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो लोग आपको पसंद है, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। 13 है द चांस टू शेयर योर लर्निंग। आपने जो लर्न किया है आप उसे शेयर कर सकते हैं, उससे दूसरे भी बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। एंड 14 द लेजेसी टू नेक्स्ट जनरेशन। आपका जो बिज़नेस है वो आपका फैमिली बिज़नेस बन जाता है, उससे आपकी जो हैं आगे की नस्लें भी, नेक्स्ट जनरेशन्स जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाती हैं। तो द लेजेसी टू नेक्स्ट जनरेशन। आज तक के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।